सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा जा रहा है विरत प्रासर होरा शास्त्र पुस्तक के पृष्ठ संख्या 144 से हम लोग आज की कक्षा में अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मेष लग्ने शुभ शुभा शुभदायक हो। शुभा शुभदायक हो, तो शुभ और अशुभ दोनों शब्दों का यहाँ पे समायोजन है कि मेष लग्न के लिए क्या शुभ हो सकता है, क्या अशुभ हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है। हम लोग जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर इस पुस्तक में 12 लग्न के बारे में बतलाया गया है। 12 लग्न के शुभ एवं अशुभ फल के बारे में बतलाया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कर्क लग्न फलम, कन्या लग्न फलम, मकर, कुंभ, मीन तक है, यानी कि सभी लग्नों के बारे में दिया गया है। तो हम लोग सभी लग्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पुस्तक की ही बात नहीं, और भी बातें हम लोग सीखने समझने का प्रयास करेंगे। वह क्या क्या विषय वस्तु हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मेष लग्न में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उस जातक में क्या विशेषताएं हो सकती है और उस विशेषताएं के कारण क्या हो सकते हैं। एक दूसरी नंबर वाली बात कि मेष लग्न के अच्छे बुरे ग्रह कौन कौन से हैं। जैसा कि पुस्तक में यहाँ पर दिया भी गया है कि कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं, विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। तो यह भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही भावेशों के रूप में जो शुभता अशुभता है वह क्यों है, और भावेशों के रूप में यदि कोई ग्रह किसी भाव का स्वामी है तो क्या हमको विशेष फल दे सकते हैं, हम लोग यह भी पढ़ेंगे। साथ ही प्रत्येक लग्न में विचारणीय विषय वस्तु क्या हो सकते हैं मुख्य रूप से, उसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चाहे लग्न कोई भी हो, लेकिन मेष लग्न में अलग अलग ग्रहों से क्या क्या विचार किया जाए। सभी लग्नों में ग्रहों का कारकत्व बदल जाता है। ग्रहों के पास में 2 प्रकार के कारकत्व होते हैं, एक अस्थाई जो सदैव फलित होते हैं, एक अस्थाई, इसके बारे में भी समझना चाहिए हम सबों को। वह लग्न विशेष वे फल देते हैं। कुछ जैसे सूर्यदेव को ही मान लिया जाए, सूर्यदेव में जो गुण है, कुछ गुण ऐसे हैं जो सभी लग्नों में दिखलाई देते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो लग्न विशेष भावेशों के रूप में ही उनका निर्धारण हो पाता है। तो हम लोग इस विधियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग मेष लग्न से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि मेष लग्न वाले व्यक्ति के पास में क्या सकारात्मक विशेषताएं होती है, नकारात्मक विशेषताएं क्या हो सकती है और क्यों हो सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेष लग्न के लिए अब आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे उसकी अगर कुछ हल्का सा अगर हम लोग पहले भी पढ़ ले अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर, वह भी अच्छी बात है। तो मेष लग्न के लिए कौन से धन योग हो सकते, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आजीविका क्या व्यक्ति कर सकता है संभव, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर भी हम लोग 2-4 चर्चा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक लग्न पर कम से कम 3-4 कक्षाएं यदि हम लोग करते हैं तो सरसरी तौर पर मुख्यतः हम लोगों का यह जो है अनुभव बांग्लादेश के लायक होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए पुस्तक में जो लिखा गया है, पहले पुस्तक की हम लोग बात चर्चा करते हैं। पुस्तक में लिखा गया है कि मंद सौ में सीता पापा शुभ गुरु दिवाकरम। मंद सौ में सीता पापा, मंद किसे कहा जाता है, मंद शनि को कहा जाता है, सौम्य बुध को कहा जाता है, सीता
यहाँ शुक्रदेव को बताया जा रहा है, तो ठीक है जी, शुक्रदेव पापा यानी पापा ग्रह। शुभ गुरु दिवाकर, शुभ फल देने वाले कौन हो जाते हैं? गुरु और दिवाकर यानी कि सूर्यदेव। न शुभम योग मात्रे न प्रवेक्ष निजी वय। यहाँ पर यह भी बातें दी गई है कि मेष लग्न में उत्तम उत्पन्न जातक को शनि बुध शुक्र पाप फल देने वाले हैं और सूर्य गुरु शुभ फल देने वाले होते हैं। शनि गुरु के योग मात्र से शुभदायक नहीं होते किंतु सहायक हो जाते हैं। अब मेष लग्न में शनि एवं गुरु की युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, तो क्यों नहीं माना जाता, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लग्न कुंडली पर हम लोग चलते हैं। मेष लग्न की कुंडली हम लोगों के पास में यहाँ पे मान की है। हम लोगों ने पुस्तक में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पुस्तक में जो पढ़ा उसको क्यों समझे, किस प्रकार से समझे, तो पुस्तक में यह पढ़ा कि शनि बुध शुक्र पाप फल देने वाले होते हैं। शनि बुध शुक्र पाप फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए शनि की बात जो है, शनि बुध एवं शुक्र, शनि देव दशम भाव के स्वामी हैं। इनकी एक राशि केंद्र में पड़ी हुई है। हम लोगों ने इसी पुस्तक के सहारे पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई पापग्रह की केंद्र में राशि हो जाती है तो अपना, यदि पापग्रह है तो अपना पापत्व खो देता है, समाप्त कर देता है। यह मतलब नहीं हो गया कि वह शुभ फल देने लग गया, नहीं, सिर्फ पाप फल देना समाप्त किया। दूसरा, यदि शुभग्रह की राशि होती है तो अपना शुभ फल देना समाप्त कर देता है। ये नहीं कि शुभग्रह पाप फल देने लगता है, नहीं, वह शुभ फल देना भूल जाता है। यानी कि नैसर्गिक गुण यह है कि जो भी ग्रह चौथे, सातवें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं अपनी नैसर्गिक शुभता या अशुभता को खो देते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर शनि चूंकि नैसर्गिक पापग्रह है, वह शुभग्रह नहीं है। दशम भाव में राशि होने के कारण नैसर्गिक अशुभता समाप्त हो गई। परंतु इसी पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है कि तीसरे, छठे एवं 11वें भाव के स्वामी त्रिशदाय होते हैं ये, और ये बुरे फल देते हैं। तो यहाँ जो इनका नैसर्गिक अशुभता समाप्त हुआ, वह पुनः नैसर्गिक 11वें भाव के स्वामी हो जाने से इनमें अशुभता फिर पुनः बढ़ गई, यानी कि ज्यों के त्यों रह गए। इसलिए शनिदेव अशुभ फलदाता हो गए। बुधदेव की बात की जाए तो बुधदेव तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी हैं, तो ये क्या हो गए, तीसरे छठे भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं, इसलिए ये अशुभ फल प्रदाता हो गए। शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्रदेव की एक राशि केंद्र में पड़ जाने से इन्होंने, इनकी अशुभता समाप्त हो गई, जो शुभ गुण था वह समाप्त हो गया। और दूसरा भाव जो यह हमारे केस का है, मारक भाव के स्वामी हो गए, इसलिए ये अशुभ हो गए। अब इसी पुस्तक में पुनः चलते हैं कि पुस्तक में क्या दिया गया, शनि गुरु योग मात्र से शुभदायक नहीं होते। यानी कि शनि और गुरु, शनिदेव एवं गुरुदेव, अभी यहाँ भी यह भी रह गया कि गुरु सूर्य शुभ फल देने वाले, तो वह क्यों, तो यहाँ पर देखा जाए देव गुरु बृहस्पति की जो राशि है, वह राशि, दो राशि है इनके पास में, एक नवम भाव में है, दूसरा 12वें भाव में है। 12वें भाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसी पुस्तक में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि ग्रह की दो राशियां होती है तो उनकी दूसरी राशि जिस भाव में होती है उसके तदनुसार वे फल देते हैं। नवम भाव बहुत ही शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव में भी सबसे उत्तम भाव है, इसलिए सर्वोत्तम फल प्रदाता हो गए। और 12वें भाव में उनकी राशि है, तो 12वें भाव के राशि के अनुसार काम नहीं करेंगे, अब 9वें भाव के राशि के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर ये शुभग्रह हो गए, तो देव गुरु बृहस्पति सुफल प्रदाता हो गए। सूर्यदेव की एक ही राशि है और यह त्रिकोण भाव में है, तो त्रिकोण भाव के स्वामी सुफल देते हैं।
चाहे वह नैसर्गिक पापग्रह हो या नैसर्गिक शुभाग्रह हो। तो सूर्यदेव क्या हो गए? शुभ फल देने वाले हो गए। गुरुदेव शुभ फल देने वाले हो गए। बुधदेव, शुक्रदेव एवं शनिदेव बुरे फल प्रदाता हो गए। अब इससे आगे हम लोगों ने इसे भी समझा कि क्यों हुआ, इसे भी समझा कि क्यों हुआ। अब शनि गुरु के योग मात्र से शुभदायक नहीं होते किंतु सहायक हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा गया? यदि कोई सदस्य अपने विचार को देना चाहता है तो अपने विचार को दे कि ऐसा पुस्तक में क्यों लिखा गया है, न शुभम योग मात्रे न प्रवेक्ष निजीवयो, ऐसा क्यों? हम लोग पुस्तक के इसी गुण शब्दों को तो समझने के लिए एकत्रित होते हैं। हम लोग पुस्तक के इसी शब्दों को, गुण शब्दों को समझने के लिए तो इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि शनि गुरु है क्या। पुनः हम लोग कुंडली पे चले तो देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं और शनि एकादश शेष है जो बुरे फल देने वाला है। यह अशुभ फल लाता है। यहाँ पे नौमेश दशमेश की युति मानी जाएगी या नौमेश और एकादशेश की। तो नौमेश एवं एकादशेश की युति मानी जाएगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे है नवम भाव में, तो नवम भाव का हो, और यहाँ पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में हुआ तो ये दशमेश और द्वादशेश भी तो है। दोष तो द्वादशेश का लगाना, दोष तो एकादशेश का लगाना। अगर यही देवगुरु बृहस्पति दो शुभ भावों के स्वामी होते तो बातें कुछ और होती। शनिदेव दो शुभ भाव के स्वामी होते तो बातें कुछ और होती, तो वह ज्यादा फल देते। अगर दोनों शुभ भाव के स्वामी हो जाते, इनको द्वादशेश या उनको एकादशेश की दोष न लगा हुआ होता तो और अत्यधिक शुभ फल देते, इसलिए कम फल देंगे। और आज के जमाने में तो और ज्यादा कम फल देते हैं, या पहले के जमाने में तो थोड़ा शुभ फल देते भी थे, लेकिन आज के जमाने में और फल कम हो गया। इसका कारण क्या है? हम सबों ने ज्योतिष शास्त्रों में पढ़ा है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करना चाहिए। शायद आप लोग हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल सुन रहे हैं गुरुजी। चलिए, तो देश काल पात्र के अनुसार से फलादेश करना चाहिए। अभी जो हमने कहा कि पुस्तक में यह बातें लिखी गई है कि गुरु संयोग से शुभदायक नहीं होते परंतु सहायक होते हैं। सहायक हुआ तो कुछ ना कुछ तो फल दिया ना, लेकिन आज के जमाने में यह सूत्र उतना भी परिलक्षित नहीं होता। इसके कारण क्या है? हम पुस्तक की बातों को झूठा कैसे कह देते, और हम भी कह रहे हैं कि यह उतना दिखता भी नहीं है। एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि पुस्तक की बातें गलत हो रही है और दूसरी तरफ से हम बातें बोल रहे हैं कि नहीं, पुस्तक कभी झूठा तो हो ही नहीं सकता। पुस्तक के एक एक शब्द अच्छा से सत्य हैं, लेकिन हम भी यह भी बोल रहे हैं कि उतना यह भी आज के यह सिद्ध नहीं हो पाते। कारण क्या हो सकता है? हमने 2 बार आप सबों से विचार मांगा, लेकिन आप लोग नहीं दे पा रहे। अपना कुछ तो विचार दीजिए। आप लोगों के विचार देने से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह उत्पन्न होता है एवं हम अपना विचार जो देते हैं उसमें एक नई दिशा मिल जाती है। तो चलिए हमें अपना विचार, हाँ जी, डेवलप हुआ है, हम लोग का सोच उतना भी डेवलप हुआ ही नहीं है कि उतना सोच पाए। आप तो सोच लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन हम लोग का सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो देखिए,
जो बातें नहीं समझ में आए उस बातों को उसी जगह छोड़ दें और उससे पढ़े हुए विषय वस्तुओं का अवलोकन करें कि क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया, क्या जो हमने कोई जो बातें पूर्व में सुना क्या उस पर हमने गौर से नहीं सुना क्या। तो बातें यह है कि आपका कुंडली में यदि किसी भी भाव का ग्रह अगर खराब होता है तो हम यदि उस भाव का काम करते हैं तो ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। तो यह भी यदि हम भाव का काम करते हैं, भाव से संबंधित कार्य अच्छा काम करते हैं तो ग्रह हमारे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ऐसा यह मैं नहीं कहता, हमारे गुरुजनों ने कहा है। आप लोगों ने भी, हमसे ही नहीं अन्य गुरुजनों से भी आप लोगों ने सुना होगा। सुना है आप लोगों ने या नहीं सुना है? सुना है गुरुजी। बस यहीं पे तो जवाब आ जाता है। इसी सूत्र को यहाँ पे लगा दीजिए कि हमने कहा कि आज के जमाने में बिल्कुल फल नहीं देखने को मिलते अधिकांशतः आदमी पर, कुछ लोगों पर यह सूत्र सहायक सिद्ध हो जाता है लेकिन कुछ लोगों पर नहीं होता। तो आज के जमाने में सभी आदमी 11वें भाव एवं 12वें भाव के विषय वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं। अधिकांश आदमी 11वां भाव लाभ है या इच्छा है, इसका भी दुरुपयोग। 12वां भाव है उसका भी दुरुपयोग। तो जिस भाव का आप ज्यादा काम करेंगे वह भाव आपका एक्टिवेट होगा। धर्म से, धर्म, आस्था, विश्वास, गुरुजनों की आदर, सेवा इत्यादि भावनाएं हमारी कम होती जा रही है। हमारी कर्तव्यशीलता ईमानदारी पूर्वक, पूरे पारदर्शी के साथ ईमानदारी पूर्वक यदि हम काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन वह भी तो हमारी कम होती जा रही है। बदलते हुए परिवेश में कलयुग का प्रभाव है, कर्तव्यहीन हम होते जा रहे हैं, आस्था से विहीन होते जा रहे हैं। यानी कि 9वां भाव हम अपना कमजोर करते जा रहे हैं, 10वां भाव कमजोर करते जा रहे हैं, 11वां एवं 12वें भाव को बल देते जा रहे हैं। तो फिर ये दोनों ग्रह लोग तो 11वें एवं 12वें का स्वामी है, तो फिर उसी प्रकार से फल देंगे ना। जी गुरुजी। तो क्या हमने जो कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आज के दिन में यह बहुत कम परिलक्षित होते हैं, कुछ व्यक्तियों पर होते हैं, कुछ व्यक्तियों पर नहीं होते। अब आप लोगों ने कहा कि अभी हमारा सोच डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जो बातें हमने कहा यह सभी बातें क्या आप सबों को ज्ञात नहीं है? आप सबों को ज्ञात है। फिर यह बातें जब मैंने पूछा आप लोग नहीं बोल पाए, ये नहीं कि आप नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। एट द प्रेजेंट आप लोगों के दिमाग में वह बातें आई ही नहीं। यदि ये बातें एट प्रेजेंट आ जाता तो आप लोग अवश्य बोलते। यही तो ज्योतिष है। अगर मान लिया जाए कि एट द प्रेजेंट यहाँ पे चर्चा होना आवश्यक है, ये बातें क्या आप सभी पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सबों का जवाब होगा कि जानते हैं। हमने जो बातें अभी कही क्या आप सब जानते हैं, जानते थे पहले से या नहीं? जी जानते थे गुरुजी, जानते थे पर उसको लॉजिकली जैसे आपने समझाया वो हम नहीं समझा पाते जो आपने समझाया। हाँ जी। तो इसका उपाय क्या है? हम में क्या कमियां हैं कि एट द प्रेजेंट वो बातें दिमाग में नहीं आती? तो कहने का मतलब यह है, इसका भी हम उपाय करते हैं सप्ताह में एक दिन, लेकिन उस उपायों में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ही नहीं हैं। यानी कि बढ़ चढ़ कर बोले, जब भी ये हो अभ्यास कक्षा आयोजित, प्रैक्टिस क्लास जब आयोजित की जाए तो उसमें दिए गए प्रश्नों के आलोक में जितना ही ज्ञान है, अच्छा बुरा त्रुटि ही पूर्ण क्यों नहीं है, आप अपनी बात रखें, धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। उस उपाय का नाम है अभ्यास कक्षा। हाँ जी, इसीलिए तो यह बहुत दिन पूर्व से चला रहा है, हमारे ऋषि जी का कहना है
यह जी। उन्हीं का नहीं है कि नहीं गुरुजी पढ़ाई कम हो, दूसरे सप्ताह दूसरा क्लास बंद हो जाए, लेकिन सब अभ्यास कक्षा प्रैक्टिस क्लास सदैव चलती रहनी चाहिए, वो ठीक है। अब गुरु के पास अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि परतंत्रे न जीवस्य पाप कर्मणि निश्चितम कवि साक्षा निहंत्रा स्यान मारकत्वेन लक्षिता। यानी कि गुरु के परतंत्र होने से, यानी कि व्ययेश होने के कारण पाप संबंध से पाप फल देना भी निश्चित है, शुक्र साक्षात मार्केश होता है। कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि व्ययेश होने के कारण पाप संबंध से पाप फल देना भी निश्चित है। तो यदि हम 12वें भाव के गुणों का, तत्वों का हम दुरुपयोग करेंगे तो पाप फल भी देना निश्चित हो गया, स्पष्ट हो। देव गुरु शुक्रदेव साक्षात मार्केश हैं, इसलिए कि ये एक 7वां भाव भी मारक भाव है, दूसरा भाव भी प्रबल मारक है, दोनों मारक भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव हो गए, इसलिए यह प्रबल मारक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग इसे पढ़ लें, फिर इसके बाद में अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तित्व पर भी। मंदादयो निहंतारो भवेउ पापिनो ग्रहा शुभा शुभ फलान्यैव ज्ञातव्यानि क्रिया योद भवय। शनि आदि पापग्रह भी मार्केश के सहयोग से मारक होते हैं। शनि आदि पापग्रह भी, हम लोगों ने आज की ही सुबह की कक्षा थी योग फल की, या कोई वैसे चर्चा चलता ही रहता है, याद नहीं है। हमने यह कहा है कि पापग्रह मार्केश से यदि कोई पापग्रह युक्त या दृष्ट हो जाता है या परस्पर संबंध बना लेता है तो वह भी मार्केश का काम करता है, चाहे शुभग्रह ही क्यों न हो। ये तो पापग्रह है शनिदेव। यहाँ पर तो पुस्तकों में पुस्तकों में पापग्रह के बारे में बताया गया, लेकिन शुभग्रह भी यदि मार्केश से युक्त या दृष्ट हो जाते हैं तो उनकी भी अशुभता कम हो जाती है और अपनी दशाओं में वो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देते हैं, लेकिन कम देते हैं, दर्दनाक नहीं देते, कष्टदायक नहीं देते, लेकिन देते हैं। अब जैसे मान लिया कि शनि देव है या मंगल है, पापग्रह है, अगर मार्केश से संबंध युति दृष्टि बनाएंगे तो दर्दनाक कष्ट होगा, दर्द होगा, अत्यधिक कष्ट होगा, असहनीय पीड़ा हो सकती है। अगर देवगुरु बृहस्पति है तो असहनीय पीड़ा नहीं देंगे, स्वास्थ्य हानि तो देंगे ही देंगे, पीड़ा नहीं देंगे, वीकनेस दे देंगे, कमजोरी करे देंगे, दर्द वगैरह नहीं देंगे, आप तड़पेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लेकिन वीकनेस तो काफी रहेगी, अपने काम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। इसी प्रकार मेष लग्न में उत्पन्न जातक के शुभ अशुभ का निर्णय करना चाहिए। तो अब यहाँ पर कौन कौन ग्रह बच गए? मंगल देव, चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी है, और क्या है, यह शुभग्रह है, केवल यह सुफल देना बंद कर दिया, लेकिन पापग्रह पाप फल तो देगा नहीं। मंगल देव की बात की जाए तो मंगल देव लग्नेश है, लग्नेश सदैव सुफल देता है, और लग्नेश की दूसरी राशि अष्टम भाव में है, तो ये अच्छे फल प्रदाता होगा। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। सभी ग्रह की बातें हो गई। अब हम लोग कुछ व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब इसी पुस्तक में, बृहत्पराशर शास्त्र पुस्तक में, यहाँ जो नीचे जो बातें दी गई है इसको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता भी है। हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि यहाँ मेष लग्न के स्वामी मंगल अष्टमेश होने के कारण अशुभ है, किंतु लग्नेश होने के कारण फल देने वाले सहायक हैं।
यहाँ से हम सबों को एक यह बातें पढ़ने को मिली कि लग्नेश होने के कारण शुभ फल देने वाले होते हैं। अलग कहीं श्लोक में पढ़ने को मिलेगा या मिल चुका होगा। यहाँ भी हम लोग पुनरावृत्ति कर लें कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसका भाव इस वाक्य का यही बन के निकलता है। शनि केंद्राधिपत्य होने के कारण शुभद है, किंतु लाभापति होने के कारण पापी हो गया। बुध 3-6 भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ। शुक्र मारक स्थान का स्वामी होने, साथी केंद्रेश होने के कारण अशुभ। सूर्य 5 का स्वामी होने से शुभ, यानी कि त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ। गुरु 12वें एवं भाग्येश होने के कारण अपने सहयोगी के अनुसार पाप फल भी हो सकता है। इसी प्रकार अन्य लग्नों को भी हम सबों को समझना चाहिए। अब आते हैं पुनः हम लोग लग्न कुंडली पर। हम लोग आते हैं पुनः लग्न कुंडली पर। हम लोगों ने कक्षा के शुभारंभ से पूर्व हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि मेष लग्न के जातक के थोड़ा सा विशेषता पर भी चर्चा कर लिया जाए। हम लोगों ने ग्रहों के गुण धर्म के बारे में पूर्व की कक्षाओं में काफी पढ़ा। इस पुस्तक के आलोक में भी, अन्य पुस्तकों के आलोक में भी, और आप लोगों ने पूर्व की भी कक्षाओं में या पुस्तक का आप लोगों के पास में भी काफी आप लोगों ने अध्ययन किया। आप लोग भी विद्वान हैं। यहाँ पे जितने सदस्य हैं उपस्थित हैं, अभी हम सभी सदस्यों को पहचान भी रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हैं सभी के सभी विद्वान हैं। तो चाहे मेष राशि हो या मेष लग्न हो, अगर लग्न की ही प्रधानता ले ली जाए, चाहे अगर आपकी मेष राशि भी है तब भी प्रधानता ले ली जाए, मिला जुला असर दिखेगा। 100% की फलादेश नहीं की जा सकती कि केवल राशियों को आधार मानकर, लग्न की राशि को आधार मानकर ग्रहों की स्थिति के बगैर आकलन करना और ग्रहों के स्थिति के आधार पर आकलन करना, दोनों में अंतर हो जाता है। दोनों में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर जो लग्नेश हुए, चाहे वह चंद्र लग्नेश हो या लग्नेश हो, तो लग्नेश मंगल देव हुए। तो शरीर कैसा होगा? मंगल फिजिकली ग्रह है, बलिष्ठ ग्रह है। हम कह सकते हैं कि फुर्तीबाज व्यक्ति भी होगा, लेकिन शरीर सुगठित होगा, ताकतवर होगा। देखने में कदकाठी सामान्य हो सकता है, इकहरा यानी कि थोड़ा सा दुबला पतला हो दिखेगा, लेकिन बलिष्ठ होगा, ताकतवर व्यक्ति है। जो चंचलता आंखों में होनी चाहिए वह चंचलता होगी, क्योंकि यहाँ भी स्त्री राशि है, दूसरे भाव में भी और 12वें भाव में। आप सभी देखेंगे कि ज्यादातर महिलाओं की जो दृष्टि होती है बड़ा चंचल होती है, उनका नजर चारों तरफ घूम जाता है बड़ा जल्दी। उतना नजरें पुरुषों की नहीं घूमती। आप बैठे रहेंगे, बगल में क्या हो गया पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बैठी हुई है तो अगल बगल में क्या हो रहा है सबका मुआयना उनके पास में रहता है। ऐसा राशि के स्वामी मंगल देव होने के कारण मंगल देव साहसी हैं, फुर्तीले भी हैं। हम कह सकते हैं कि जातक साहसी भी होगा, फुर्तीला स्वभाव का होगा। मंगल देव महत्वाकांक्षी ग्रह हैं, जातक महत्वाकांक्षी हो सकता है। मंगल देव आत्मनिश्चयी ग्रह हैं, दृढ़ निश्चयी ग्रह हैं, इसलिए व्यक्ति के पास में आत्मविश्वास एवं निश्चय, दृढ़ निश्चय, कोई भी बात बोल दिया उस पर अमल करने की क्षमता होगी। मेष लग्न क्या है? यह मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल देव सदैव अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। कब? आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके कुंडली में मेष राशि जिस भाव में होगा, उस भाव से संबंधित कार्यों में आप में सात्विकता जरूर रखता है, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में क्यों न। अगर पंचम भाव में मेष राशि है
तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो सच्चा प्रेम करेंगे। अगर मेष राशि सप्तम भाव में है तो आपकी दोस्ती, आपकी पार्टनरी एक वसूल से होगी, एक कायदे से होगा। आप उस व्यक्ति से आप मित्रता नहीं करेंगे जिससे आप मित्र बना के रखे हैं। मित्रता के आपके कुछ एक वसूल होंगे, उसके निजी अवगुणों को लेकर के आप उससे मित्रता नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ेंगे। इससे स्पष्ट है कि जो मेष लग्न वाले होते हैं वह घटिया सोच, घटिया विचार, घटिया काम करने से डरते हैं। जिसका मेष लग्न होता है, अब मंगल देव है, मंगल देव तो फोर्स में या सिपाही में ऊंचे ऊंचे ओहदों तक जाने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेष लग्न वाले जातक के पास में नेतृत्व करने की क्षमता काफी अधिक होती है। किसी भी बात पर डट भी जाते हैं, क्योंकि वह तो पराक्रमी है और सेना से संबंधित, फौज से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित दायित्व को लेकर चलने वाले हैं। तो जो सोच लेते हैं अच्छा चीज है, उस पर डट भी जाते हैं। लेकिन ये चर राशि है, मेष राशि चर राशि है। इनकी दैनिक दिनचर्या कोई निश्चित नहीं होती। जब चाहेंगे ये कि हाँ एक निश्चित रूटीन से जगेंगे, सोएंगे, काम करेंगे, इसमें कोई, जब इच्छा हुआ तभी जो इच्छा हुआ काम कर लेंगे। चर राशि का तो ना कुछ देखने को मिला। मेष राशि के जातक या मेष लग्न वाले ये काम कोई भी शुरू करते हैं ना, तो इनमें एक होड़ रहती है कि कितना जल्दी इस कार्य को हम समाप्त कर लें। समाप्त करने की एक जुनून भी होती है, और जब तक समाप्त नहीं करते तब तक लगे रहते हैं, उतना काम नहीं करना चाहते। और अपने द्वारा जब यह काम करते हैं, या जो भी व्यक्ति, जैसे मेष लग्न वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है कि मेरा लग्न मेष ही हो सकता है कि मेरा लग्न मेष ही हो। तो जो यह काम शुरू करते हैं और समाप्त होता है, तो इनको संतुष्टि एक प्रकार की मिलती है। कार्य को शीघ्र समाप्त कर लिया जाए तो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। मेष राशि वाले, अगर मेष राशि वाले या मेष लग्न वाले पुरुष हैं तो इनका चेहरा सुडौल सब कुछ होता है, सुगठित होता है, शरीर बलिष्ठ होता है। चाहे महिला भी हो, शरीर सुगठित। तो मेष राशि वाले को विरोधी लिंग वाले थोड़ा अधिक ही चाहते हैं, आकर्षित होते हैं। अब यहां पर देखा जाए इनकी बुद्धि कैसी हो सकती है, तो 5वें भाव में सूर्य देव की राशि है। इनको सिखलाने वाले धनु राशि देव गुरु बृहस्पति। तो जिसकी बुद्धि में सात्विकता हो और इनको ज्ञान देने वाला सात्विकता हो, स्वयं के सात्विकता वाली बात आ जाती है। क्योंकि सूर्यदेव कहीं भी होंगे तो अपने उच्च राशि का और अपने मूल त्रिकोण राशि का तो फल देंगे ही नहीं। अगर सूर्यदेव अच्छे हैं तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होगा, क्योंकि ज्ञान की इसके पास में कमी नहीं है, सीखने की क्षमता काफी है, एवं सात्विक विचारधारा के स्पष्ट वक्ता भी होगा, स्वतंत्र विचारों का भी होगा। और मंगल, सूर्य एवं देव गुरु बृहस्पति तीनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो यह अनुशासन प्रिय बनाता है। अनुशासन प्रिय क्यों है? तो मंगल का स्वभाव भी थोड़ा अनुशासन प्रिय का है, लेकिन सूर्य एवं गुरु के नवम पंचम के स्वामी होने के कारण व्यक्ति अनुशासन प्रिय। इनके पास में बुद्धि की कमी नहीं, बुद्धि प्रदाता इनके जो भी हैं बड़े अच्छे होते हैं। अतः हम ऐसे कह सकते हैं ये संकट की घड़ी में भी, यानी कि समस्या भी आता है तो व्यक्ति विचलित नहीं होता। जिसके पास में बुद्धि अधिक हो, बुद्धि की कमी न हो,
सात्विक बुद्धि हो। ऐसे व्यक्ति का कार्यकलाप क्या होता है, एक तो यहाँ पे बुद्धि अच्छी हो गई, सात्विक, देने वाले भी सात्विक, तो एक कोई भी काम करेंगे एक सलीके से करेंगे, एक योजना के तरीके से करेंगे। पहले उस कार्यों को सोचेंगे कि हम कैसे करें, नहीं करें, फिर उस पर अमल करते हैं, फिर उस पर अमल करेंगे। अमल करते हैं। अब मन का भाव चौथा है, इस व्यक्ति का मन कैसा करेगा, और डर का भाव आठवां है। मन का भाव कौन सा है, चौथा, फोर्थ। और डर का भाव आठवां। व्यक्ति शत्रु से उतना नहीं डरता, कर्ज हो कुछ भी हो उतना नहीं डरता, लेकिन आठवां भाव मृत्यु का है, मृत्यु से सब कोई डरता है। हम भले आज कह ले कि हाँ कोई व्यक्ति की चिंता नहीं है, सभी को एक न एक दिन तो जाना ही है, तो चिंता क्या करना, लेकिन जब वो ऐसी स्थितियां आती है तो व्यक्ति डरने लगता है, चिंता होने लगती है कि हम चले जाएंगे तो हमारा बेटवा का कौन फलाना है, तो फिर वो क्या करेगा, डर लगता है। तो मन और यहाँ डर, यह भी जल तत्व का है। मन भाव में चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व का, और यहाँ 8 नंबर की राशि है जो चंद्रमा की नीच राशि है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा, अब पूर्व के जमाने में लिख दिया गया है पुस्तक में कि मेष राशि वाले को जल से भय लगता है। तो क्यों भय लगता है, यह कारण हो सकते हैं, यह कारण चंद्रमा का अब यहाँ पर सूर्यदेव, अभी जैसे हमने कहा कि इस कक्षा में हम लोग यह भी सीखने का प्रयास करेंगे मेष लग्न में कि सभी ग्रहों के अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं। वह कभी नहीं कोई ग्रह छोड़ता। सूर्य का नैसर्गिक कारकत्व क्या है, पदोन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान, यह प्रमुख है, यह प्रमुख है, यह कभी नहीं छूट सकता। यह नैसर्गिक कारकत्व इनका है, पिता के कारक हैं, नैसर्गिक हैं, आत्मा के कारक हैं, नैसर्गिक हैं, यह कभी नहीं बदल सकता। परंतु भावेशों के आधार पर सूर्यदेव क्या हो गए, तो हाँ, आवेशों के आधार पर भी इनके कुछ दायित्व तो बढ़ जाते हैं। वह क्या, तो सूर्यदेव पंचमेश होने के कारण त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। सूर्यदेव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, शुभता इनका प्रतीक हो गया, इसलिए ये अच्छे ग्रह हो गए, कारक ग्रह हो गए। पंचमेश एवं नवमेश और लग्नेश सदैव जो भी ग्रह बनते हों वह कारक ग्रह हो जाते हैं। अब यह पंचम भाव है तो सूर्य के कारकत्व में और भी कारकत्व जुड़ गया, विद्या का भी, ये विद्या के भी कारक हो गए और अस्थाई। मेष लग्न का विचार करेंगे तो विद्या कैसी होगी, सूर्य का भी विचार करेंगे, संतान होगा नहीं होगा इसका भी विचार करेंगे। यानी पंचम भाव से संबंधित जिस जिस विषय वस्तुओं का विचार करते हैं तो सूर्य का भी विचार करना है। ये नहीं कि केवल हम संतान के लिए देवगुरु बृहस्पति का विचार करें। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा
मन की चंचलता का प्रतीक है, लेकिन ये चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे खैर चंद्रमा के कारकत्वों में बदलाव नहीं होगा। जो भाव चंद्रमा से देखे जाते हैं, यह चंद्रमा की यहाँ पर राशि भी है, ये इस भाव के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। केंद्राधिपत्य दोष होने के कारण ये उतना शुभ फल नहीं देंगे। यदि यह क्षीण चंद्रमा होते हैं तो अपना क्षीणता उनकी समाप्त हो जाती है, यानी कि क्षीण दोष समाप्त हो जाता है। यानी कि जो चंद्रमा अगर चौथे, सातवें या 10वें के स्वामी होकर के अगर क्षीण होते हैं, अच्छा माना जाता है, क्योंकि वे क्षीण चंद्रमा का जो अशुभ फल है वह नहीं देते। यह उतना शुभ फल नहीं देते क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हो गए, लेकिन अशुभ फल भी नहीं देते। तो चंद्रमा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में तटस्थ ग्रह हो गए। चंद्रमा तटस्थ ग्रह हो गए। मंगल की बात की जाए तो मंगल देव यहाँ पर लग्नेश एवं अष्टमेश भी हैं। तो लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, जैसा कि हम लोगों ने गृहस्थाश्रम होगा शास्त्र पुस्तक में भी पढ़ा। मंगल यहाँ पर शुभ फल प्रदाता है, शुभ फल ही देंगे, कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह रहेंगे। मंगल की महादशा अंतरदशा जब भी होगी, जातक का उत्तम स्वास्थ्य होगा। मंगल देव यहाँ पर जो मंगल का अस्थायी कारकत्व है पराक्रम का, वह तो रहेगा ही रहेगा। वह चाहे लग्नेश हो जाए या दशमेश हो जाए, यह कारकत्व नहीं बदलना। आत्मबल मंगल के प्रतीक है, चंद्रमा मंगल से यह नहीं हटने वाला, यह तो रहेगा ही रहेगा। लग्नेश होने के कारण शारीरिक जो गठन की बात हमने की कि शारीरिक सुडौल होगा, बलिष्ठ होगा, यह कारकत्व भी मंगल से देखा जाएगा कि मंगल अब कितने क्षीण है, कहाँ पे है, कैसे है, उस स्थिति के आधार पर। लग्न के जो भावेश होते हैं उससे नम्रता और क्रूरता भी देखी जाती है। यहाँ नम्रता के भी द्योतक हो गई है। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण आयु के कारक हो गए। आठवां भाव हमें कभी कभी अपजस भी देता है, आकस्मिक धन लाभ भी दे देता है, उसके भी कारक हो गए। आठवें भाव से हम लोग समुद्री यात्रा की बात करते हैं, उसके भी कारक हो गए। ओवरऑल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है, उस भाव से जितने विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, उस भाव के जो स्वामी होते हैं वह कारकत्व तो उस भाव के पास में, ग्रह के पास में चला जाता है। ऐसा हम सबों को समझना चाहिए। अब बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि जो ग्रह रह गए, हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे एवं मेष लग्न से संबंधित कुछ अन्य विशेष बातें भी हम लोग यदि कल कक्षा हुई तो हम लोग करेंगे। हालांकि इच्छा है कि कल की कक्षा हम स्थगित रखें, सभी कक्षाएं। देखिए अगर होता है तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो आप लोग समूह में भी लिखें, वीडियो को मित्रों के पास में शेयर कर सकते हैं एवं करें भी।